कोई दूसरी बार सोचने वाली बात नहीं है कि सीएफए एग्ज़ाम जो है वो ना सिर्फ़ एक एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है, बल्कि वो मॉनेटरी एज़ वेल एज़ टाइम वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट माँगता है। मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंस करियर को लेके सिंसियर हैं एंड आप सीएफए करने का सोच रहे हैं, तो बिफोर यू रजिस्टर फॉर द सीएफए एग्ज़ाम, क्या आपको 100% कमिटमेंट देना पड़ेगा क्या खुद को? ना सिर्फ़ प्राइस ऑफ द सीएफए एग्ज़ाम इज़ वेरी हाई, ना सिर्फ सीएफए एग्ज़ाम का कीमत बहुत ज़्यादा है, बल्कि उसमें जो समय लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जब इतने सारे सीएफए स्टूडेंट से बात करी, तो समझ में आया कि कई लोग बोलते हैं कि सर मैथमेटिक्स तो मेरे लिए बना ही नहीं है। कई बोलते हैं मेरे को तो स्कूल में मैं इको को नफ़रत करता था, बहुत कन्फ्यूज़िंग है, ग्राफ्स है, थ्योरी है, थ्योरी भरा हुआ है पूरा। ठीक है, कई बोलते हैं ये तो पूरा अकाउंटिंग जार्गन से भरा हुआ है, मैं सीए थोड़ी ना हूँ, मैं तो उसमें फेल हो जाऊँगा। कई बोलते हैं मेरे को मशीन के जैसे फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, कोई बोलता है एथिक्स, ये क्या है? ये तो थ्योरी है, क्या मेरे को फिर से क्रैम करना पड़ेगा? ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, ये तो गैम्बलिंग है सर, मैंने सुना था। मैं इसको कभी नहीं पढ़ूँगा। समझना ज़रा ध्यान से। ये सारे डाउट बहुत कॉमन है, बट पता है ये सारे के सारे जो असम्पशन्स इन्होंने ले लिए ना, ये सब के सब गलत है। लेवल 1 जीनियस लोगों के लिए बना ही नहीं है। लेवल 1 क्या सब कुछ स्क्रैच से सिखाएगा क्या आपको? तो सर अगर मैंने होटल मैनेजमेंट किया है तो भी क्या मैं लेवल 1 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम स्क्रैच। हम इस पर्टिकुलर सेशन में एग्ज़ैक्टली यही समझने वाले हैं कि लेवल 1 के हर सब्जेक्ट को कैसे ब्रेक डाउन करा गया है कि उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या स्किल्स मेरी बनेंगी वो पढ़ने के बाद और उसका रियल वर्ल्ड में क्या इम्प्लीकेशन है। आपको ना सिर्फ दसों सब्जेक्ट्स के नाम समझ में आएँगे, बल्कि उनके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो वो समझ में आएगा। आपको ब्रॉडर लेवल पे एक आइडिया लग जाएगा कि सीएफए लेवल 1 अगर आप रजिस्टर करते हो फ्यूचर में, अगर आप डिसाइड करते हो फ्यूचर में, तो आपको आपका फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। ठीक है? ये है वैल्यूएशन स्कूल चैनल एंड बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। देखो जी, सीएफए का करिकुलम कोई रैंडम तो है नहीं कि ऐसे ही 4 लोग बैठे फट उन्होंने कुछ भी बना दिया। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड, ट्रांसपेरेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। मैंने ट्रांसपेरेंट और अपडेटेड वर्ड लगाया है क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा चेंज आता है दीन दुनिया में, क्या ये तुरंत अपने सिलेबस में चेंज ले आते हैं? बिल्कुल ले आते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, क्वांटिटेटिव मेथड्स, है ना? इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एथिक्स, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं। सर इसमें तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट थ्योरी हैं। सबसे बड़ी गलती यही करता है स्टूडेंट। उसको लगता है कि सीएफए लेवल 1 का पूरा करिकुलम ही थ्योरी करिकुलम है। वो थ्योरी क्या बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्रूव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होती है टू मेक योर वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इन लेवल 2 एंड लेवल 3। अगर आपने सीएफए लेवल 1 नहीं ढंग से पढ़ा तो लेवल 2, लेवल 3 तो फिर निकल गया। हर सब्जेक्ट जो है ना, हर सब्जेक्ट अगर आप बोलो तो वो एक लर्निंग मॉड्यूल या रीडिंग में डिवाइडेड है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने यहाँ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर होता है चैप्टर और चैप्टर के अंदर होता है टॉपिक। ये अपने यहाँ जनरली होता है, जो अपन बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर होता है रीडिंग, रीडिंग नंबर, ठीक है? या फिर लर्निंग मॉड्यूल। तो जैसे ये एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल फ्लो एंड फॉरेक्स मार्केट, ये एक लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, उसके चैप्टर्स हैं। फिर हर लर्निंग मॉड्यूल के अंदर एक लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट होता है। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रीडिंग, रीडिंग से एलओएस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, आउटकम स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कारण क्या है पता है? ये देखना आप, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर करके एक रीडिंग है, उस रीडिंग का एलओएस है। पढ़ना थोड़ा ध्यान से।
बोलते हैं कि इसमें कैंडिडेट की मास्टरी चाहिए, लेवल मास्टरी का होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू, क्या-क्या करते आना चाहिए उसको? कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन Modigliani-Miller propositions, डिस्क्राइब ऑप्टिमल एंड टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके के से वर्ड्स यूज होता है। स्टार्टिंग वर्ड कैलकुलेट करो, एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, इंटरप्रेट करो, कंपेयर करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि सीएफए करिकुलम में ये पूछा कैसे जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आपको बोला है डिस्क्राइब करो ऑप्टिमल एंड टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इस वाले पर्टिकुलर एलओएस से कैलकुलेशन का सवाल आ जाए इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसने डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। अगर वो बोलता है कैलकुलेट करो, इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो, तब सब इन सब केसेस के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपने को कैलकुलेटर निकालने की जरूरत पड़ती है। समझना, 99% जो पेपर बनता है एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड होते हैं एलओएसएस के ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट जो करिकुलम से पढ़ता है, एलओएस को केयरफुली पढ़ता है, वो तो ऑलरेडी एक सही दिशा में है, एक राइट पाथ में है ना। सीएफए का जो स्ट्रक्चर है यही इसको बहुत डिफरेंट बनाता है और ग्लोबली एक रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, हर स्टूडेंट नो मैटर वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो एक तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेड है, नंबर वन। नंबर टू, लेवल वन करने के बाद अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एक स्टेज पे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। करिकुलम ऐसा डिजाइन करा हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आप लोगों का टाइम है ना आराम से समझने का, कोई जल्दी नहीं है। किसी को जल्दी हो तो चले जाना, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। आराम से समझो बैठ के, यार इतना पैसा खर्च करना, 1 घंटा नहीं दे सकते हो आप, तो कैसे काम चले। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं सब्जेक्ट्स को। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड्स में। क्वांटिटेटिव मेथड्स में मोटे माटे लेवल पे 4 बड़ी कैटेगरी के अंदर क्वांट्स बटा हुआ है। सर इसमें क्या मेरे को हायर मैथमेटिक्स करनी है क्या? 10th के बाद का मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, इसमें आपको कोई हायर मैथ्स नहीं करना है। आपको क्या सिर्फ उतना मैथ्स करना है जितना आपको फाइनेंस में अपने डिसीजन लेने के काम में आता है? बिल्कुल। इसके जो ये 5 बड़े ब्रॉडर टॉपिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये बताता है कि आज मिला हुआ 100 रुपया कल मिले हुए 100 रुपए से ज्यादा कीमती है। जो 100 रुपया आपको आज से 1 साल बाद मिलेगा, उससे ज्यादा कीमती आज का 100 रुपया। हमें किस तरह की रेट यूज करनी चाहिए? ठीक है, कोई स्टॉक अगर अपन वैल्यू करते हैं, है ना, तो वहां पर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है इंटरेस्ट रेट का। मेरे हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द फर्स्ट टॉपिक जो आपको सीएफए में पढ़ना चाहिए। ये सीएफए के 10 सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन क्रिएट करता है, ये एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल रीडिंग। इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी एंड फोरकास्टिंग। देखो फाइनेंस जो है ना, इट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बेसिस व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। आप क्या करते हो, आप जीडीपी देखते हो, आप स्टॉक के ग्रोथ देखते हो, उनकी इनकम देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो, मैनेजमेंट से मिलते हो, उसके बेसिस पे आप एक फोरकास्ट करते हो यार ये टारगेट आएगा या नहीं है, इतना आना चाहिए। अब जो आपने टारगेट दिया है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फ्यूचर में आप अगर कोई रिस्क है, जो रिस्क को मैनेज कर रहे हो, वो रिस्क फ्यूचर में मटीरियलाइज हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने देखा कि पिछले 10 साल का हमने जीडीपी ग्रोथ का डेटा एनालाइज करा, कितनी बार ग्रोथ एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फॉल हुई है। फिर अपना स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स तो नंबर्स का गेम है, समझना, नंबर्स का गेम है। 2 फंड है, दोनों फंड का 10% एवरेज है पिछले 5 साल का। मतलब फंड ए में पैसा डालोगे तो भी 10% दिया है, फंड बी में डालोगे तो भी 10% दिया है। फंड ए ने एक स्टडी परफॉर्मेंस दी है और फंड बी एक साल -20% पे था, दूसरे साल +40% पे था। क्या दोनों फंड सेम है? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे सर फंड बी में रिस्क ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स आपको समझाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ा होगा बचपन में। रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन,
वेरिएशन, सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये कुछ चीजें हैं जो नहीं आएंगी, अपन समझेंगे डेटा को कैसे खेलना है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे हम एनालाइज करके फ्यूचर में कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डे टू डे बेसिस पे काम आता है। रिग्रेशन, रिग्रेशन से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट और स्टॉक प्राइस का आपस में क्या लिंकेज है, जीडीपी की ग्रोथ रेट और कंपनी की कमाई में आपस में क्या लिंकेज है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स में, बॉन्ड में क्या लिंकेज है। यहां पर आप दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो। अगेन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड इन योर फाइनेंस करिकुलम, even if it is a maths topic, but it will use extensively in your all 9 topics, all 9 subjects. तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि यहां पर मेरे को कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, मेरे को जेई की प्रिपरेशन नहीं करवानी है आपसे बैठा के ना, एडवांस कैलकुलस और ये सब नहीं करवाना है। इवन इफ आप बहुत अच्छे नहीं हो मैथ्स में, तो कोई ये जरूरी नहीं कि आप यहां पर फेल हो जाओगे, क्योंकि मैंने बोला जो सीएफए का क्वांट है वो सिर्फ घट और जोड़ का है, प्लस माइनस प्रोबेबिलिटीज, परसेंटेज, ये सब चीजें बहुत आसानी से सीखी जाती है और सिखाई जाएंगी, समझना। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और करेंसी और ट्रेड के बारे में बात करते हैं। आपको दिखने में लग रहा है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसे क्या होता है पता है, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर आप सारी चीजों को आपस में इतना अच्छे से कनेक्ट कैसे कर पाते हो, आपको चीजें लंबे समय तक रिटेन कैसे रह पाती हैं। वो इसीलिए रह पाती है क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर आपको लगता है कि फाइनेंस तो बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा, आसान होना चाहिए, ये सब क्या पढ़ा रहे हो, क्वांट इकोनॉमिक्स, तो इतना इजी होता तो फिर कोई भी कर ही लेता, है ना, उसकी इतनी डिमांड क्यों होती मार्केट में। तो सबसे पहले अपन इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्रोडक्ट लेवल पे बात होती है, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की डिमांड, है ना। यहाँ पर अपन यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स समझते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है, अपन ये समझते हैं कि अगर प्राइस बढ़ा दूंगा तो डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। फिर हर प्रोडक्ट का अपना अपना मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट, पूरे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है, आईआरसीटीसी। ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट मतलब एक या दो प्लेयर्स हैं, है ना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी, परफेक्ट कंपटीशन मतलब दो या तीन प्लेयर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फिर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हो, जहां पर आप इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, आरबीआई सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है, कैसे टैक्सेस कलेक्ट करती है, कैसे इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट करती है, डेफिसिट क्या है, सरप्लस क्या है, एक बिजनेस की पूरी साइकिल कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की साइकिल अलग है, रियल स्टेट की साइकिल अलग है। रियल स्टेट की साइकिल बहुत क्लोजली लिंक्ड है सीमेंट साइकिल से, या सीमेंट साइकिल बहुत क्लोजली लिंक है रियल स्टेट साइकिल से। वहीं पर ऑटोमोबाइल साइकिल बहुत क्लोजली लिंक है टायर साइकिल से, टायर की जो साइकिल है बहुत क्लोजली लिंक है ऑटोमोबाइल से, है ना। तो ये सब चीजें अपन समझते हैं। फिर हम करेंसी और ट्रेड के बारे में समझते हैं कि ये यूएसडी आईएनआर जो है, ये जो अपन समझते हैं ना, यू आज डॉलर इतना चढ़ गया, आज रुपया मजबूत, रुपए में फिर गिरावट आई, ये सब कैसे इम्पैक्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स को, है ना। हम करेंसी के मूवमेंट समझते हैं, करेंसी एक देश से दूसरे देश ले जाना सही है कि नहीं है, या वही लोन लेके कर लो, इस तरह के डिसीजन मेकिंग। कि अगर आपको यूएस में कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो आपको इंडिया से लोन लेके कन्वर्ट करके यूएस लेके जाना चाहिए, या यूएस में ही लोन ले लो। इंटरनेशनल ट्रेड्स, जियो पॉलिटिक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प का टैरिफ है, क्या इम्पैक्ट है, करेंसी कन्वर्जन कैसे काम करता है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में बदलना है, दूसरी से तीसरी में बदलना है, ये सारी चीजें अपने को करेंसी एंड ट्रेड में सीखने को मिलती। फिर आता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, जिसको आप अकाउंटिंग समझते हो, ये अकाउंटिंग नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, वॉरेन बफेट सर बोलते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अगर आप रेडी नहीं हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए, ठीक है, तो आप फिर अपना पैसा किसी और को दो मैनेज करने के लिए, और आपको तो लोगों का पैसा मैनेज करना। मैं आपको क्या यहाँ पर सीए लेवल की अकाउंटिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है।
क्या आपका काम यहाँ पर अकाउंटिंग करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है, या रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है? पढ़ो ना ऊपर क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एनालिसिस करना है। आपका काम एज अ सीएफए प्रोफेशनल एक रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो उसमें अपन समझेंगे, क्या समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है, कैसे उसको एनालाइज करा जाता है, क्या पर्पस होता है बनाने का, बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, ब्रॉडर लेवल पे, ऊपर ऊपर से। फिर अपन समझेंगे इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ना, रेशियोज एनालाइज करेंगे हर स्टेटमेंट के साथ। एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा आपको, तीनों तीनों स्टेटमेंट्स आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। फिर इसके बाद इन्वेंट्री, टैक्सेस, लीजेस, ये सब समझेंगे कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे होता है, आप कैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कर देते हो। टैक्सेस में अपन डेफर्ड टैक्स समझेंगे, टेम्पररी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं, है ना। अपन फिक्स्ड असेट समझेंगे, अपन लीज की अकाउंटिंग समझेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि कभी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं देखता हूं, तो उसने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया है और कैसे प्रेजेंट करा है, क्या इसकी क्वालिटी में डिफरेंस आता है? बिल्कुल आता है। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग क्वालिटी अलग अलग होती है, राइट। मतलब कोई है जो एकदम सारी चीजें डिस्क्लोज करता है, और दूसरा है जैसे टाटा कैपिटल, टाटा ग्रुप, सब चीजें डिस्क्लोज करते हैं। दूसरा सत्यम, है ना, छुपा छुपा के। तो मैंने अर्निंग का कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। अपन ये पकड़ेंगे कि सर हम क्या पकड़ पाएंगे कि अर्निंग में मैनिपुलेशन हो रहा है? बिल्कुल। हम ये सीखेंगे कि कैसे रिपोर्टेड नंबर्स को मैं एडजस्ट करता हूँ। सर ये अलाउड होता है या कंपनी ने जो नंबर रिपोर्ट करे उसको चेंज करना? बिल्कुल, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, है ना। अपन वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर इतना डेप्थ में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करी गई है। हालांकि सीएफए लेवल 1 में कोई एक्सेल बेस्ड मॉडलिंग नहीं है। यहाँ पर आपको कोई मॉडल बना के फोरकास्ट करने की बात नहीं करेगा, बट ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा समझ कि जी स्टार्ट होती है यहाँ से चीज, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा, द हार्ट ऑफ द बॉडी, कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहाँ पर कंपनी पैसा कैसे बना रही है, कंपनी को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी को लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पूरा यहाँ से समझ में आता है। सबसे पहले तो बेसिक समझेंगे अपन, है ना, कि कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे इवैल्यूएट करेगी। उसके कुछ टूल्स देखेंगे इवैल्यूएशन के, आपने सुना होगा एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, है ना। फिर अपन ये समझेंगे, अच्छा इन टूल से क्या होता है, इन टूल से डिसीजन मेकिंग होती है कि कम ये प्रोजेक्ट में मेरे को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये इन टूल से पता चलता है। फिर अपन ये समझेंगे कि कंपनी कैसे बहुत सारे डिसीजंस लेती है, और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क एंड रिटर्न जैसे कंसेप्ट जो अपन ने क्वांट्स में पढ़े थे वो यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझेंगे, हम समझेंगे कि कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो कौन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। आपने सुना होगा बोर्ड ने डिसीजन ले लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। क्या होता है बोर्ड, क्या होता है एग्जीक्यूटिव, शेयर होल्डर इंटरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जेनसॉल का केस हुआ था, किंगफिशर एयरलाइन का केस हो चुका है। हिस्टोरिकल केस देखोगे तो एनरॉन करके एक कंपनी थी, उसका केस हुआ था यूएस में। समझेंगे हम कि एक अच्छा गवर्नेंस कैसे दिखता है, अच्छी बिजनेस की एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे, जब आप दुविधा में हो तब डिसीजन मेकिंग कैसे करनी। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रक्चरिंग कैसे है। मेरे पास अगर लिमिटेड पैसा है, मेरे को 4 बड़े प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, किसी एक में लगा सकता हूं, कैसे लगाऊंगा, वो कैपिटल बजटिंग बताता है जब आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। मैं बहुत डिटेल में समझूंगा कि डेट और इक्विटी जो है इन दोनों के बीच में कितना तालमेल बैठना चाहिए, डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए। मैं समझूंगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। ये सब चीजें, हो सकता है आपको आज ये सब चीजें नहीं लग रही हूं, लेकिन है ना, यही तो डिफरेंस है, आपको यहीं पर तो पहुंचना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, धंधे को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए मेरे को डे टू डे बेसिस पे, माल खरीदना है, लोगों को पैसा उधार देना है, मैनेज करके रखना है, सैलरी बांटना है, उन सब चीजों के लिए कितना पैसा चाहिए, उसको कैसे एनालाइज करूंगा। कोई बिजनेस अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है,
मैं ये चीज़ कैसे पता करूँगा? है ना? बिज़नेस मॉडल समझेंगे, बहुत बढ़िया और वाक़ई में बहुत शानदार चैप्टर है ये। एक कंपनी का बिज़नेस मॉडल, एक ग्रोथ कंपनी है तो उसका बिज़नेस मॉडल कैसे समझोगे? स्टेबल कंपनी है तो उसका बिज़नेस मॉडल कैसे समझोगे? वेदर द कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या एडवर्टाइज़मेंट बेस्ड मॉडल है या फ्रीमियम मॉडल है ना? यहाँ पर अपन थोड़ा बहुत M&A स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, डिविडेंड पे आउट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर इक्विटीज़ के बाद जनरली नेग्लेक्ट करी हुई चीज़ है बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, है ना? फिक्स्ड इनकम अपने को इंडिया में क्या लगता है फिक्स्ड इनकम मतलब एफडी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अपन समझेंगे कि बॉन्ड क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। कुछ की टर्मिनोलॉजीज़, कूपन, फेस वैल्यू, मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? कौन-कौन लोग बॉन्ड इश्यू करते हैं? गवर्नमेंट इश्यू करती है, कॉर्पोरेट इश्यू करते हैं। अपन समझेंगे कि बॉन्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का बॉन्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? बॉन्ड का वैल्यूएशन, एक बॉन्ड कितना वर्थ रखता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या है, कैसे वैल्यू करोगे बॉन्ड को। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको मास्टर करने, यील्ड टू मैच्योरिटी, करंट यील्ड, ठीक है? अपन ये सब समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट का चेंज होगा तो बॉन्ड के प्राइस पे क्या चेंज आएगा। रिस्क जो होता है बॉन्ड में अपन उसको समझेंगे। ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बाजार में बहुत डिफिकल्टी से समझाए जाते हैं कि अगर रेट बढ़ता है तो प्राइस गिरेगा, रेट गिरता है तो प्राइस बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा, कितना गिरेगा? 1% रेट बढ़ता है तो क्या सारे बॉन्ड बराबर प्राइस से गिरेंगे? नहीं, यहाँ पर ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी किक इन कर जाता है। ध्यान से समझिए, बॉन्ड कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड तो एक छोटी सी चीज हो गई, इसके अलावा भी और 50 तरीके के बॉन्ड होते हैं, समझना। और 50 बॉन्ड होते हैं। कॉल, पुट, ऑप्शन, मतलब कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन के साथ वाला बॉन्ड है, डेरिवेटिव बॉन्ड्स है। फिर अपन समझते हैं इक्विटी, पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस समझा, फिर बॉन्ड समझा, अब इक्विटी। ये पल्स है बिल्कुल। मैं अभी भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको समझने में मदद मिलेगी। ये पल्स है बिल्कुल, मतलब यही तो है जहां पर बड़ा गेम बैठता है, जहां पर आपकी जाने की इच्छा है। अपन समझेंगे बेसिक के अंदर कि एक इक्विटी शेयर कंपनी में ओनरशिप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्या डिफरेंस है कॉमन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में, प्राइवेट शेयर्स और पब्लिक शेयर्स क्या डिफरेंस होते हैं, वोटिंग राइट्स क्या है, डिविडेंड कैसे अलग है, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अलग है। हम समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं, आईपीओस कहां पर आते हैं, एक्सचेंज कैसे काम करता है, ये सारी चीजें यहां समझी जाती है। मार्केट का इंडेक्स, इंडाइसेस जो एक्सचेंज है उसके बारे में समझेंगे, निफ्टी 50, एस&पी 500। मार्केट का हाइपोथेसिस समझेंगे, एफिशिएंसी समझेंगे मार्केट की। फिर इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल मॉडल, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, समझना कैसे आप किसी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एनालाइज करते हो, कॉस्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हो, मार्केट शेयर को एनालाइज करते हो, ये चीजें कैसे होती हैं। इक्विटी वैल्यूएशन की क्या मेथड्स है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है नहीं है, प्राइस मल्टीपल, मतलब बेसिक समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि वैल्यूएशन लेवल 1 स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वैल्यूएशन पे क्या फैक्टर्स है जो वैल्यू को ड्राइव करते हैं, ग्रोथ, रिस्क, कैश फ्लोज, मार्केट सेंटिमेंट क्या चीज है। फिर उसके बाद जब ये सब समझ लिया, हमने फिक्स्ड इनकम समझ लिया, हमने कंपनी का स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट इशूअर समझ लिया, कॉर्पोरेट फाइनेंस समझ लिया, फिर हम इक्विटी समझ लिया, अब हम समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बारीकियां, है ना, कि एक पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाता है। पोर्टफोलियो में क्या क्या आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, एफडी, गोल्ड, एवरीथिंग। एक पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करा जाता है, गोल क्या है आपका, रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप इस समय जीवन के किस हिस्से में खड़े हो जब आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक 20-22 साल का लड़का है, वो एग्रेशन के साथ पोर्टफोलियो डिजाइन करेगा क्योंकि वो रिस्क ले सकता है। वहीं पर ही एक 60 साल का व्यक्ति है ना, उसको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, वो रिस्क नहीं लेगा। अपन यहाँ पर रिस्क टॉलरेंस समझेंगे। सीएफए आपको सिखाता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए, किस रिस्क पे आप कंफर्टेबल हो, कौन कौन से अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स की रिस्क प्रोफाइल क्या है, सैलरीड क्लास अलग तरीके से रिस्क लेता है, बिजनेस ओनर अलग तरीके से लेगा, रिटायर्ड पर्सन अलग रिस्क लेगा, सबका टॉलरेंस अलग अलग है। इन्वेस्टर्स के बायसेस क्या है, वो क्या गलती कर जाते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सुनने में आपको थ्योरेटिकल चैप्टर लगता है, बट आप किसी भी 1000 करोड़ प्लस पोर्टफोलियो वाले से पूछो, वो यही बोलेगा सारा खेल माइंडसेट का है, दिमाग का है।
समझिए, सीएपीएम एक मॉडल है जिसको अपने को बहुत डेप्थ में समझना है। ये हेल्प करता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, इक्विटी के वैल्यूएशन में, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ये सीएपीएम रिस्क को रिटर्न से लिंक कर देता है। सीएपीएम क्या चीज़ है सर? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कि किसी कैपिटल एसेट को प्राइस कैसे करा जाता है, उसके रिस्क के बेसिस पे करा जाता है। कितना रिटर्न चाहिए, रिस्क के बेसिस पे डिसाइड होता है। ये एक्साइट करे तो ही सीएफए में उतरना। अगर तैयार हो ये सब सीखने के लिए, जर्नी कठिन है डेफिनेटली, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इक्विटी और डेट के अलावा दुनिया भर का सारी चीजें। सर इसमें क्या क्या आ जाएगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में? सब कुछ। कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, रियल स्टेट, प्राइवेट ओनरशिप, पी, वीसी, जो आप देखते हो ना, हेज फंड, शार्क टैंक। सर क्या खेत खरीद लिया? खेत भी आएगा रियल स्टेट में। तूने जंगल के जंगल खरीद लिए, टिम्बर लैंड, चंदन के पेड़ खरीद लिए, टिम्बर लैंड, समझना, वो सारी चीजें आएंगी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। बहुत शानदार चीज है। डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप क्या होते हैं, आप ये सब चीजें समझो, है ना। आप इंपोर्टर हो, बेसिकली डेरिवेटिव है क्या? आप अगर एक इंपोर्टर हो तो आपके पास यूएसडी से पैसा आएगा डॉलर टर्म्स में, आपको डर है कि कहीं डॉलर का रेट गिर ना जाए, है ना। आज तो 80 रुपए डॉलर है, जब एक महीने में डॉलर आएगा तब 70 रुपए ना रह जाए, 10,000 का नुकसान हो जाएगा। आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हो, मान लो आपका पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हो तो आप डेरिवेटिव्स यूज करते हो। आप एक ट्रेडर हो, पैसा कमाते हो, डेरिवेटिव यूज करते हो। स्पेक्यूलेशन करते हो, डेरिवेटिव यूज करते हो। तो अपन यहाँ समझेंगे कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, स्वैप क्या है। अपन समझेंगे कि इनका पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, पे ऑफ स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, विजुअली मैथमेटिकली कैसा दिखता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कब यूज करना है, हेजिंग के लिए कब यूज होगा, स्पेक्यूलेशन के लिए कब यूज होगा, आर्बिट्राज के लिए कब यूज होगा, कैसे प्राइस को मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ लिंक करा है, डेरिवेटिव यूज करने के रिस्क और रिवॉर्ड्स क्या है, वो सब चीजें अपन समझेंगे। एंड सबसे लास्ट में आता है एथिक्स। सीएफए बन जाते हो ना, चार्टर होल्डर बन जाते हो, तो नाम के आगे कॉमा लगता है, राजेश निगम कॉमा सीएफए। वो बहुत बड़ी बात होती है। क्या सीएफए की एक ब्रांड वैल्यू है, एक ट्रस्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट ही तो है, और क्या है। एक रिपोर्ट है जो एक नॉर्मल व्यक्ति ने इशू कर दी, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है जो एक सीएफए, क्वालिफाइड सीएफए ने इशू करी है। दोनों में से ज्यादा ट्रस्ट वर्दी रिपोर्ट कौन सी है? डेफिनेटली जो एक सीएफए ने इशू करी है। ये ट्रस्ट कहां से आ रहा है, लोगों का ये भरोसा कहां से आ रहा है? लोगों का भरोसा एथिक्स से आ रहा है। उनको पता है, उनको ये चीज पता है कि यार सीएफए इंस्टीट्यूट जो है ना, उसके कोड ऑफ एथिक्स और स्टैंडर्ड्स हैं। ये एक्चुअली 7 एथिक्स हैं, 7 स्टैंडर्ड्स हैं और 6 एथिक के कोड है। समझना कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग मैनेज होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करोगे। अरे भाई सिंपल सी बात समझो, एक जज क्या अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा सुन सकता है? नहीं सुन सकता ना। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, अकाउंटिंग करी है, तो क्या वो व्यक्ति उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप किसी कंपनी का रिसर्च करके रिपोर्ट रिलीज करने वाले हो, कंपनी से आपको फोन आया कि हम आपको एक स्पेन का ट्रिप देते हैं, घूम के आओ जाके फैमिली के साथ, आने के बाद रिपोर्ट रिलीज करना। क्या ये अलाउड है? आप किसी कस्टमर, आप सारे कस्टमर्स, आपके 500 कस्टमर्स है, आप सिर्फ 2-4 कस्टमर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, उनको ज्यादा अच्छे स्टॉक्स बता देते हो, क्या ये चीज अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीजें अपन एथिक्स में सीखेंगे। समझना, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ लेकिन एथिक्स में फेल हो गए तो आप फेल हो गए। मुझे नहीं पता ये सच बात है कि नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है, एथिक्स जो है ना वो ट्रस्ट को बहुत वैल्यू करता है, उसके लिए एथिक्स सबसे ऊपर है सीएफए इंस्टीट्यूट। कारण क्या होता है, फाइनेंस पूरा ही तो ट्रस्ट का गेम है। अगर आप एथिकल नहीं रहे, आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, तो क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा लॉस क्रिएट कर सकती है कि आपके क्लाइंट के लिए, आपकी फर्म के लिए, आपके करियर के लिए। समझ में आ रहा है? तो एथिक्स हर करिकुलम के हर सब्जेक्ट से लिंक्ड है।
एथिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ये बताता है कि कहीं आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिसलीडिंग तो नहीं, आपने गलत तरीके से तो रिपोर्ट नहीं कर दिया। एथिक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये समझाता है कि क्लाइंट के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। एथिक्स आपको इक्विटी में ये समझाता है कि रिसर्च करते समय किन-किन बातों का सावधानी रखनी है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एथिक्स आपको डेरिवेटिव में ये समझाता है कि आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है मार्केट का, अनफेयर ट्रेडिंग नहीं करनी है। समझना, आप यार इंजीनियर हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, डज़न्ट मैटर। सीएफए कभी जानना ही नहीं चाहता कि आप कहाँ से आए हो। सीएफए के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, जस्ट बी क्यूरियस, बी कमिटेड एंड बी एथिकल, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें अगर आपके साथ हैं, तो यू विल बी एबल टू नॉक इट ऑफ। देखो यार, क्या है ना, मुझे पता है बहुत महँगा कोर्स है। मुझे पता है ना मेरी ऑडियंस कैसी है। अब जो सब्सक्राइबर्स सारे हैं वो लोग कैसे हैं, कौन लोग हैं। मुझे पता है आप सब लोग, मेजॉरिटी ऑफ यू कम्स फ्रॉम अ वेरी मिडल क्लास बैकग्राउंड। आपके लिए सीएफए कोर्स को एनरोल करना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है ना? मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत डिटेल में समझो बिफोर यू मेक अ मार्क। आप आगे बढ़ो उसके पहले। मुझे आप ये बताओ, क्या हमारी तरफ से सीएफए गाइडेंस सीरीज़ का ये सेकंड सेशन आपको कैसा लगा? और आप क्या चाहते हो कि सीएफए के बारे में अगले कुछ हफ्तों में, 2 या 3 हफ्तों में और ज़्यादा डिटेल में बात करी जाए? इफ़ येस, तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ आप सीएफए के बारे में और क्या जानना चाहते हो और आप कब प्लान कर रहे हो सीएफए देने का? मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा, साइन